students, once again welcome to my YouTube channel Samvad English and Maths. Today we are going to explain Wordsworth's third chapter, uh, Wordsworth as a didactic poet. तो आज हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ एक उपदेशात्मक कवि थे, डिडक्टिक पोएट थे। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसका है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि इन द प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन 1798 ही सिंपली रिमार्क्ड द मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर टू बी कंसिडर्ड एज एक्सपेरिमेंट्स। वो क्या कहते हैं कि इसमें से अधिकतर कविताएं जो है उनको एक्सपेरिमेंट, प्रायोगिक तौर पर जो है वो देखा जाना चाहिए। They were written chiefly with a view to ascertain how far the language of conversation in the middle and lower classes of society is adapted to the purpose of poetic pleasure। इसका मतलब ये है कि ये कविताएं इस बात को ध्यान में रख कर के लिखी गई थी कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों की भाषा का उपयोग जो है किस तरह से काव्य रचना में किया जा सकता है, किस हद तक काव्य रचना में किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रख करके ये कविताएं लिखी गई थी। सेकेंड पॉइंट है हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो पोएटिक डिक्शन की उनकी थ्योरी क्या है वो हम देखते हैं। देन इन द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन हिज प्रॉपर थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन अपीयर्ड। He writes, the principal object then proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe them throughout as far as this was possible in a selection of language really used by man at the same time, to throw over them a certain coloring of imagination whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect, and further and above all to make these incidents and situations interesting by tracing in them the primary law of nature, chiefly as far as regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुख्य जो उद्देश्य था इन कविताओं को लिखने का वो ये था कि ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच से कोई कहानी जो है वो सेलेक्ट करें और उस कहानी में उन लोगों की भाषा को ही ले करके और अपना कुछ इमेजिनेशन, अपनी कुछ कल्पना जोड़ करके डाल करके जो है कवि उसके अंदर जो है पोएट्री की रचना करे, कविता की रचना करे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने ये काव्य रचनाएं की है, ऐसा उनका कहना है। तो थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री सिमिलर। वो क्या कहते हैं कि काव्य और गद्य की जो भाषा है वो समान है। Then after a long rambling discussion, he quotes a sonnet of Gray's to show that the language of prose and poetry are not different from each other essentially. He then makes a bold statement. It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। तो गद्य और मीट्रिकल कंपोजिशन यानी काव्य के बीच में की भाषा में जो है कोई बहुत खास अंतर जो है वो आवश्यक अंतर जो है वो नहीं होता है, दोनों की भाषाएं लगभग समान होती है, ऐसा उनका कहना है। तो प्रपोजिशंस ऑफ हिज थ्योरी, अपना जो सिद्धांत उन्होंने पोएटिक डिक्शन के जो ऊपर जो सिद्धांत दिए कि काव्य रचना जो है वो सामान्य लोगों की भाषा में की जा सकती है, उसके बारे में, उसके अफर्मेशन के लिए, उसको और साबित करने के लिए वो क्या बोलते हैं आगे, उसको डिटेल किया गया है। द अबाउ स्टेटमेंट टर्न्स हिज फोरगोइंग स्टेटमेंट्स इनटू थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। ये जो ऊपर के वक्तव्य जो अभी तक हमने 2-3 पॉइंट पढ़े
उसको हम पोएटिक डिक्शन कहते हैं, काव्यात्मक जो उन्होंने उपदेश या ग्रामर उन्होंने दी है। द चीफ प्रपोजिशंस ऑफ हिज थ्योरी आर, मुख्य बातें इसमें क्या है, पहला है द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री और दैट ऑफ प्रोज इज वन एंड द सेम एसेंशियली। वो क्या कहता है कि भाषा कविता और गद्य की जो भाषा है वो सेम है आवश्यक रूप से या मुख्य रूप से। सेकेंड पॉइंट है सो द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। तो इस नाते जो काव्य की जो भाषा है वो असल में मनुष्य के द्वारा उत्तेजना या भाव में आकर के की गई प्रयोग की गई भाषा ही है। मतलब मनुष्य जब भावना में रहता है तब जो वो कहता है बोलता है वो ही कविता है, ऐसा उनका मतलब है। थर्ड पॉइंट येट इट शुड बी अ सेलेक्टेड वन एंड प्यूरिफाइड ऑफ इट्स डिफेक्ट्स। फिर भी वो कहते हैं कि फिर भी उस भाषा को जो है कुछ सिलेक्शन तो करना ही पड़ता है और उसको कुछ प्यूरिफाई करना पड़ता है, कुछ शुद्धिकरण उसका करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसा उसने बोला वैसा का वैसा लिख दिया, ऐसा काव्य में जनरली हम नहीं करते। फोर्थ नेवरथलेस इट शुड बी गिवन द कलरिंग ऑफ द इमेजिनेशन, और साथ ही जो है इसको निश्चित रूप से कल्पना का रंग तो देना ही पड़ता है। तो इस तरह काव्य रचना होती है। तो कंबाइन टुगेदर द अबाउ पोजीशंस मेक अप द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन चारों बातों को एक स्टेटमेंट में कहा जा सकता है और वो स्टेटमेंट है द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी अ सिलेक्शन ऑफ द कन्वर्सेशनल लैंग्वेज ऑफ मैन, प्यूरिफाइड ऑफ इट्स डिग्रेडिंग डिफेक्ट्स, enriched with the vocabulary that can represent a state of excitement and dyed with the coloring of the imagination। तो कुल मिलाकर वो यहाँ ये कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा भावना में आकर के जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को प्यूरिफाई करके उसको सेलेक्ट करके और उसमें कुछ इमेजिनेशन जोड़ करके जो है काव्य रचना की जाती है, ये इस स्टेटमेंट में कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हिज थ्योरी और सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। अब इनका ये जो सिद्धांत है ये आलोचना का विषय भी रहा है, कुछ लेखकों ने कुछ आलोचकों ने आलोचना भी इनकी की है। तो वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन रेज्ड ए स्टॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। द फर्स्ट मैन टू क्रिटिसाइज इट वाज एस.टी. कॉलरिज, हिज ओन फ्रेंड। इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज डिस्कस द थ्योरी इन डिटेल। He points out that key word of Wordsworth theory is selection। तो कॉलरिज जो है वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ का जो मुख्य शब्द है इस थ्योरी में वो है सिलेक्शन, यानी चुनने पर उन्होंने जोर दिया है, चुनाव पर। He adds that such selection will be made in the selective process by a man of common sense, और सामान्य समझ वाला व्यक्ति ही ऐसा सिलेक्शन कर सकता है। तो सच लैंग्वेज ऑफ पोएट्री विल नॉट डिफर फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एनी अदर मैन ऑफ कॉमन सेंस, और ऐसी भाषा जो है वो किसी सामान्य समझ वाले व्यक्ति की भाषा से अलग नहीं हो सकती। मतलब एक सोची समझी जो है वो भाषा हो सकती है। देन अदर क्रिटिक्स जॉइंड द इशू सून इट वाज पॉइंटेड आउट दैट कॉलरिज हैड मेड अ मिस्टेक, for Wordsworth theory clearly implies that the selection of the language will be made by the poet himself। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि भाषा का सिलेक्शन जो है कवि स्वयं करेगा, and in the ultimate analysis such selection will be made by his poetic imagination। The language of his poetry will therefore be quite different from the language of the common sense। तो यहाँ पर जो है ये बताया जाता है कि कुछ आलोचकों का कुछ लेखकों का कहना है कि भाई अगर वो सिलेक्शन होगा, लैंग्वेज का सिलेक्शन होगा तो कॉमन सेंस या सामान्य भाषा से वो अलग ही भाषा निकल करके आएगी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स हो जाते हैं और बाकी के कुछ पॉइंट्स जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट because it is beneficial for the language readers। एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए वीडियोस बहुत काम के हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए भी, लेकिन एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर करने वालों के लिए खास तौर पर। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।